Hello students, nice morning to all of you. I hope all of you are safe and staying indoors. This is Sugandh from MLN family and today we will do our chapter of class 11, Discovering Tut, the saga continues, written by A.R. Williams. अब जो ये वाला चैप्टर है इसके अंदर जो टट होता है इट्स अ नेम ऑफ अ किंग, ये एक किंग का नेम होता है एंड इसके बारे में ये पूरी की पूरी स्टोरी दी हुई होती है, पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ होता है। तो हम आज इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे कि जिसके अंदर कब्र होती है, जिसके अंदर उनको जैसे उनकी जो डेड बॉडी उनको पहले वाले टाइम के अंदर दफनाया जाता था तो उसको बोलते थे टॉम। तो जो ये राजा होते थे बहुत ज्यादा पहले बहुत पुरानी जैसे इनकी जो कब्र है उसको ढूंढा गया है। तो जो टॉम है उसकी डिस्कवरी 1922 में हुई थी एंड अब जो है वो सीटी स्कैन होगा जो इनकी डेड बॉडी है उसका, मतलब इतने सालों बाद सदियों के बाद उनकी चीजों को दोबारा निकाला जाएगा। जो सीटी स्कैन हो रहा है दैट वो हो रहा है 2005 में एंड सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। सो लेट्स डू आवर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज, A.R. विलियम्स। जो यहाँ पे टट है ये किसका नाम है? इट्स अ नेम ऑफ अ किंग, इट्स अ किंग नेम। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इनफेयर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कि आपको ये चैप्टर रीड करना है एंड आफ्टर दैट आपको इन सब जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग आपको एनालाइज करने की इनके मीनिंग क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। कि जो यहाँ पे जो किंग है जो टट उसका नेम है उसकी डेथ कब हो गई थी? जब वो टीनेजर था, यानी कि वो 13 से 19 ईयर्स के बीच में उसकी एज के बीच में था, तो उसकी डेथ वहाँ यहाँ पे तब हो गई थी। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empires for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. कि यहाँ पे उसके बारे में बताया हुआ है कि जो लास्ट हेयर का मतलब क्या होता है? जो कि लास्ट वारिस था ऑफ अ पावरफुल फैमिली, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली थी, दैट हैज़ रूल्ड इजिप्ट, जिसने इजिप्ट को रूल किया था, उसके एम्पायर को, उसके साम्राज्य को जिसने रूल किया था वो उस फैमिली से बिलोंग करता था और सदियों तक, सेंचुरीज तक उसने यहाँ पे इस फैमिली को रूल किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लादेन एंड उसे लिटाया गया था, लेड मतलब उसको लिटाया गया था, रेस्ट लादेन मतलब लदा हुआ, विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। जैसे कि पहले के टाइम में जो ये चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली क्या बताया गया है कि एक टीनेजर है, उसकी डेथ जल्दी हो गई थी, तो फिर पहले वाले टाइम की जैसे कॉफिन के अंदर उनको दबा देते थे या फिर उनको ज़मीन के अंदर दबा देते थे, ठीक है। तो अब उसके बारे में डिस्कवरी चल रही है, उसके बारे में उसके साथ क्या क्या हुआ था उसके बारे में चैप्टर के अंदर बताया गया है कि उसको बहुत ज़्यादा गोल्ड के साथ उसको दफनाया गया था ज़मीन के अंदर एंड दफनाने के बाद उस चीज़ को भूल गए थे। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. अब इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जो डिस्कवरी है उसके सबसे पहले जो इसका टॉम था, टॉम क्या होता है? जिसके अंदर लाश को रखा जाता है। तो सबसे पहले इसकी मतलब टॉम की डिस्कवरी की गई थी, तो उसके बारे में बहुत ढूंढा गया एंड वो फाइनली 1922 के अंदर वो टॉम उन्हें मिल गया था डिस्कवरी करने वाले को। एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हैज़ स्पेक्टिकुलर मतलब वो सब लोग बहुत ज़्यादा ऐसे गेस कर रहे थे कि किंग के साथ क्या हुआ होगा कि उसकी इतनी ज़्यादा जल्दी डेथ होगी, और सबको लग रहा था कि शायद उसका ना मर्डर हुआ था एंड ये वाली चीज़ है वो सबसे ज़्यादा सबको लग रही थी, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी सबको ऐसे लग रही थी। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। अब 80 ईयर्स हो चुके थे उन सब चीज़ों को, मतलब 1922 के अंदर उसके टॉम की डिस्कवरी की गई थी एंड उसके बाद उसके 80 सालों के बाद टट हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन एंड 80 सालों के बाद टट का एक सीटी स्कैन किया गया था, मतलब उसे रिसेंट में दोबारा से उसे खोला गया, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, एंड जिसने एक तरह से नए क्लूज नई चीज़ें लेके आई कि उसकी डेथ कैसे हुई, उसकी लाइफ के बारे में, and provide precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. मतलब
उसके 80 ईयर्स के बाद उसका सीटी स्कैन किया गया जिसमें नई चीज़ों के बारे में डिस्कवर करना था, और जो कि हमें जो सीटी स्कैन जो होता है वो एक्यूरेट डाटा दे पाता है कि सब चीज़ों का, कि वो हमें प्रिसाइज बिल्कुल एक्यूरेट डाटा देगा फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जो एक हड्डियों का ढांचा था, क्योंकि अब की बार क्या जो ढूंढा गया था वो उसकी लाश को खोलने के लिए या इन्होंने मतलब पूरा का पूरा जो नई चीज़ें की थी। सो वो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मतलब एक तरह से दोबारा से सारी की सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करना ऑफ द बॉयश फेरोआ। बॉयश मतलब लड़का था, फेरोआ मतलब रूलर किंग था जो उनका, उसकी एक तरह से स्टार्टिंग से चीज़ें इन्होंने डिस्कवर करनी थी। एन एंग्री इवेंट, तो जब डिस्कवरी करने लगे, वो ढूंढने लगे कि उनके साथ क्या हुआ था, तो एन एंग्री इवेंट स्टेड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. एंग्री विंड का मतलब है कि जब उसको खोलने लगे ना, जो उस कब्र को खोलने लगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली, तो उसको यहाँ पे नेम दे दिया कि एंग्री विंड। ऐसे लग रहा था जैसे कोई गुस्से वाली हवा चल रही है। एंड गोस्टली डस्ट, एक भूतिया तरह से जो धूल भरी आंधी वो आई थी। एज द किंग टट, जो राजा था उसको अपने रेस्टिंग प्लेस से, जो वो रेस्ट कर रहा था वहाँ से उसको छेड़छाड़ उसके साथ की गई। किसके द्वारा? एंशिएंट इजिप्शियन सेमेंट्री, ये उस प्लेस का नाम है, उस कब्रिस्तान का नाम है जिसे कि वैली ऑफ द किंग्स भी बोला जाता है। Dark pallid cloud had scluded across the desert sky all day and now were veiling the stars in casket grey. Dark pallid cloud मतलब कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर के क्लाउड्स, बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत ज़्यादा काले काले रंग के बादल। एड स्कर्डेड का मतलब क्या होता है? उड़ता हुआ बादल। उन्होंने पूरे के पूरे डेजर्ट को क्या कर लिया? कवर कर लिया। पूरे के पूरे डेजर्ट को मतलब काला हो गया पूरा का पूरा आसमान, दिन और रात। एंड अब जब शाम हुई, नाउ वर वेलिंग द स्टार्स, एंड शाम को उन्होंने एक तरह से क्या किया? सूरमई रंग में ग्रे कलर आसमान के अंदर पूरा का पूरा छा गया। इट वॉज 6 PM on 5th January 2005। अब जो ये दोबारा उसके साथ छेड़खानी की गई है, उसके लिए डिस्कवरी की गई है तट के लिए, तो उस दिन डेट क्या थी? 2005, 5 जनवरी 2005 में शाम के 6 बजे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago। जो वर्ल्ड की सबसे फेमस मम्मी थी। ग्लीडेड हेड का मतलब क्या है कि जो ये मम्मी थी ना, ये इसका जो हेड था वो पूरी की पूरी तरह से भरा हुआ था, मतलब उसको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था कि वो बिल्कुल शाइन कर रहा था गोल्ड से। एंड वो फर्स्ट टाइम CT स्कैन के अंदर लेके गए थे, और बहुत सारी मेडिकल मिस्ट्रीज के अंदर लिंचरिंग्स मतलब क्या कि अनसुलझी मिस्ट्रीज एक पहलुओं के अंदर, जो कि एक लिटल से छोटे से एक रूलर को समझने के लिए, जिससे मरे हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, करीबन 3300 साल पहले। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। कि पूरे की पूरी दोपहर क्या रहा? एक तरह से यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट की एक लाइन लगी हुई थी इन सभी चीज़ों को जानने के लिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, जो कि वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर से आए हुए थे। इनटू द क्रैम्ड का मतलब जो एक ही पत्थर से काट के जो टॉम बनाई गई है। क्रैम्ड रॉक कट टॉम मतलब कि जो ये रॉक कट टॉम थी, पत्थर को काट के बनाई हुई थी, ये एक ही पत्थर से बनी हुई थी, एंड जो कि 26 फीट नीचे थी, बहुत ज़्यादा अंदर हो जाता है ये। और उन सब की रिस्पेक्ट के लिए उस सब चीज़ को मतलब क्यूरियोसिटी इतनी थी उस सब चीज़ों के लिए, इतनी दूर दूर से लोग आए हुए थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid। They gazed at the murals। Gazed का मतलब होता है वो घूर रहे थे। Murals on the walls, murals मतलब पेंटिंग, वॉल की पेंटिंग्स को जो कि अंदर वाले चैम्बर में थी, और वो एक तरह से देख रहे थे टट के गिल्डेड फेस को। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, कि जो कॉफिन थी, जो वो ताबूत था, उसका जो कवर था, उसके मम्मी वाले शेप के जो
कॉफिन का जो कवर था वो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर क्या था, उसका फेस, क्योंकि वो क्या था, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेकोरेटेड था. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, एंड कुछ विजिटर्स थे वो क्या कर रहे थे, कानों में बातें कर रहे थे उन चीज़ों के बारे में. अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ शांति से खड़े थे. परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और शायद वो पॉन्डरिंग इस बारे में विचार कर रहे थे कि जो टट है उसकी टाइम से पहले डेथ क्यों हुई उसके टीनेज के लास्ट ईयर्स में. और वंडरिंग, या फिर वो सोच रहे थे अशीवर के साथ, इफ़ द पैरोज कर्स, कि अगर जो ये हमारा जो किंग है, रूलर जो किंग, अगर इसका पाप बढ़ गया, क्योंकि वो एक तरह से ऐसे अपशगुन माना जाता है या फिर गलत चीज़ मानी जाती है कि जो चीज़ कब्र, वो जो चीज़ बंद हो गई है उसको अब दोबारा खोल रहे हो, उसके डेथ को लेके, या फिर वो सोच रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य साथ लेके आएगा जिन्होंने भी उसको डिस्टर्ब किया है, जो एक तरह से कई बार सच भी माना जाता है. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for the long फर्स्ट लुक. जो मम्मी वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है बिकॉज ऑफ वट. अब ये बात कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है जाही हवास. हाँ, जाही हवास कौन है, सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़, एंड जो प्राचीन काल से रिलेटेड जो लोग डिस्कवरी करते हैं उसकी इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल का मेंबर है, सेक्रेटरी है जाही हवास. और यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि 1920s के अंदर कार्टर ने उस चीज़ के बारे में डिस्कवरी की थी कि उस मम्मी के साथ क्या हुआ, उसको खोला, इन सब चीज़ों के बारे में. तो वो बोल रहा है कि उसकी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में, क्योंकि कार्टर ने उससे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बिखेरा हुआ है. एज ही, जैसे वो झुक के देखता है, लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर द, वो लंबे समय तक उस चीज़ को लंबे समय तक देखता है कि क्या हुआ था मम्मी के साथ. कार्टर, होवर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. कार्टर होवर्ड कार्टर इनका पूरा नाम है, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि पुरातात्विक चीज़ों को जो डिस्कवर करते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, एंड जिन्होंने 1922 के अंदर क्या किया था, जो टॉम था, उस जो टट का जो टॉम था उसको डिस्कवर किया था बहुत सारी लंबी सर्च के बाद. इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैंसैंक्ड इन एंटिक्विटी, जो इसका अलग अलग जो इसके अवशेष थे, हेस्टली होता है जल्दी जल्दी में, एंड रैंसैक्ड होता है तोड़ फोड़ उनके साथ की गई थी. प्राचीन काल जो भी वो चीज़ें थी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, वो एक तरह से मतलब सरप्राइज कर देने वाली बात थी. दे रिमेन द रिचेस्ट लॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, और ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी, ये अभी तक भी बहुत ज़्यादा रिचेस्ट कलेक्शन थी. मतलब सबसे ज़्यादा कलेक्शन क्यों थी, क्योंकि पहले वाले टाइम में ये माना जाता था कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो वो अपने साथ अपनी धन संपत्ति, अपने साथ सारे के सारे सोना वगैरह को भी नेक्स्ट जन्म में लेके जाता है, कि उसका उतनी अच्छी फैमिली में उसका जन्म होगा अगर उसके साथ उन सब चीज़ों को दफना दिया जाता है तो. एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फारोज लीजेंड, एंड वो मतलब एक तरह से जो राजा है उसकी लीजेंड, उसका भी वो पार्ट रही होगी वो सारी की सारी कलेक्शन. क्या क्या था उस कलेक्शन में, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रीश्योरेंस, कि जो उसके आर्टिफैक्ट्स मतलब जो उसके जेवर थे गोल्ड से बने हुए, उनकी बहुत ज़्यादा शानदार तरह से चमकते हुए, वो सब चीज़ें गारंटी थी कि जो उसका रीश्योरेक्शन का मतलब क्या होता है कि उसका जब रीबर्थ होगा तो वो इन्हीं सब चीज़ों के साथ पैदा होगा. caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention, कि वो एक तरह से जब ढूंढ रहे थे उन चीज़ों को तभी वो एक सेंसेशन पैदा कर रही थी कि वो पता नहीं वो लोग कैसे रहते थे इतनी सारी चीज़ों के साथ, मतलब वो बहुत रॉयल पीपल थे एंड वो अभी भी उन सब से उससे अटेंशन मिल रही थी इन सब चीज़ों को. बट टट वॉज ऑल्सो ब्यूरिड विद एवरी डे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, लेकिन जो टट था उसको एक तरह से दफनाया गया था छोटी छोटी एवरीडे जो कि नॉर्मल रूटीन की जो चीज़ें होती हैं उन सब के साथ, जैसे बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लाइन एंड अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं लाइफ की, इन सब चीज़ों के साथ उसे दफनाया गया था. After months of carefully recording the pharaoh's funerary
treasures. Carter began investigating his 3 nested coffins. अब यहाँ पे कार्टर की ही बात हो रही है जिन्होंने 1922 के अंदर उसकी जो टॉम था उसके लिए इन्होंने उस चीज़ को खोदा था, उस टॉम को पता लगाने के लिए कि जब बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई जो राजा था उसकी फिनरी ट्रेजर्स की, जो वो उसकी अलग अलग आइटम्स थे इन सब उसके खजाने की, तो कार्टर ने उन सब चीज़ों को क्या किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया 3 नेस्टेड कॉफिन। 3 नेस्टेड कॉफिन का मतलब है जो कॉफिन है उसकी 3 लेयर्स थी। जो उसने जैसे ही फर्स्ट लेयर को खोजा, ही फाउंडेड अ श्राउड adorned with garlands of willow and olive leaves. श्राउड का मतलब क्या है, एक तरह से मतलब कवर किया गया था, एक कपड़ा था जिसको कि सजाया गया था बहुत सारे फूलों के साथ। विलो मतलब एक पतली डाली का पेड़ होता है जिसकी पतली पतली सी डाली होती हैं, उन ऑलिव लीव्स के साथ, विल्ड सेलरी, ये सब फ्लावर्स के नेम है, लोटस पेटल्स के साथ, कॉर्न फ्लावर्स के साथ, द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरल इन मार्च और अप्रैल। और ऐसे मतलब ऐसे लगता था, ये एक तरह से सबूत था कि जो वो मम्मी है उसको मार्च और अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। क्यों? क्योंकि जो जितने भी उसने प्लांट्स बोल रहे हैं, जितने भी ये फ्लावर्स बोल रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या थे, उसी टाइम पे इनको उसी सीज़न में ये होते हैं। ये सारे के सारे प्लांट्स मार्च और अप्रैल में ही होते हैं। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, जब वो फाइनली मम्मी पे पहुंचा तो उसे थोड़ी सी मतलब संकट सा ऐसे फील हुआ। The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. जो तरह से जो रिचुअल थे, जो रेसिन्स क्या होता है, किशमिश, वो मतलब इतने सालों से पहले उनको दफनाया गया था, चीज़ों को दबाया गया था, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, एक सीमेंट की तरह। एंड वो जो टट था उसके बॉटम को भी सॉलिड गोल्ड कॉफिन का जो गोल्ड का जो सोने से बने हुए वो कब्र थी, उसको भी एक तरह से सीमेंट की तरह उसमें जैसे चिपा हुआ था वो, जैसे जो उसकी लाश थी, बॉडी थी गोल्ड के कॉफिन के साथ, फिर ऊपर से किशमिश भी थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रॉट लेटर। कार्टर ने बाद में लिखा कि कोई भी दुनिया का कोई भी फोर्स इन सब चीज़ों को अलग नहीं कर सकता। वट वॉज टू बी डन, इसके साथ क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर साउथ में जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में गर्मी होती है, तो ऐसे एज्यूम किया गया कि जो सन है उसकी रोशनी ही उसको बीट कर सकती है, इन सब चीज़ों को पिघला सकती है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन्स, और उसने क्या किया, किशमिश को हटाने के लिए, लूज करने के लिए कार्टर ने सनलाइट का यूज़ किया फॉर सेवरल आवर्स। अब जो ये मैप है, ये पूरा का पूरा मैप दे रखा है हमारी NCERT बुक के अंदर ही। वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि अफ्रीका यहाँ पे है, एशिया यहाँ है, इजिप्ट यहाँ इस कॉर्नर पे है, ये सारा का सारा पूरा का पूरा मैप दे रखा है आपकी नॉलेज के लिए। सो फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, नथिंग बर्स्ट। कि उसके बाद क्या क्या, कुछ घंटों तक मम्मी को बहुत ज़्यादा ब्लेजिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप के अंदर रखा गया, जिसने कि गर्म, एक तरह से इतना ज़्यादा गर्म कर दिया कि 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के एनवायरनमेंट में उसको रखा गया। नथिंग बर्स्ट का मतलब उसमें से कुछ भी चीज़ के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, उसने बहुत ज़्यादा दुखी होकर बोला दैट द consolidated material had to be chilched away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. कि जो बहुत ज़्यादा ये मटेरियल है, ये एक तरह से जुड़ा हुआ जो ये मटेरियल है, इसको छिल्स अवे का मतलब क्या होता है, छेली के साथ जो पीटते हैं, मतलब जिसको अलग करते हैं, छेली के साथ इसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग अंगों के साथ वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉलिड हो चुकी हैं। इससे पहले कि ये अगर आपको पॉसिबल है कि जो किंग के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन वो सारे के सारों को अगर आप अलग करना चाहते हो तो। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, और इन सारी की सारी चीज़ों में जो कार्टर, उसकी एक थोड़ी बहुत उसकी चॉइस भी थी। इफ हैडंट कट द मम्मीज फ्री, अगर वो मम्मी को इस तरह से नहीं काटता, मतलब वो एक तरह से लाश को अलग कर रहा था उन सब टुकड़ों के साथ, अगर वो इनको नहीं काटता, देन थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सरकमवेंटेड द गार्ड्स,
तो वहाँ पे चोर आ जाते, क्योंकि वो सोने से भी लदा हुआ था सारा का सारा सामान। अगर वो इन सब चीज़ों को नहीं काटता तो थीव्स आ जाते और वो सरकमवेंटेड का मतलब वो धोखा दे देते गार्ड्स को एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और वो उन सब चीज़ों के साथ भाग जाते हैं उन सारे के सारे सामान को चोरी करके। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। उस टाइम टट के टाइम में जो रॉयल लोग होते थे, जो रिच लोग होते थे, वो बहुत ज़्यादा वेल्दी होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर होते थे। एंड दे थॉट और हॉप्ड दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, और वैसे सोचते थे कि वो इन सारी की सारी जो उनकी लग्जरी थिंग्स हैं वो इन सबको भी मरने के बाद भी अपने साथ लेके जाएंगे जहाँ पे भी वो बर्थ लेंगे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। अब ये बताया गया कि जो वो कब्र थी, वो किंग टट था, वो किस किस चीज़ों के साथ एक तरह से लेविश था, वो किन किन सब चीज़ों के साथ। लेविश का मतलब है लार्ज अमाउंट में कौन कौन सी चीज़ें थी उसके साथ। ग्लिटरिंग गुड्स, सारे का सारा चमकता हुआ सामान, प्रेशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, अम्यूलेट्स, a ceremonial apron, sandals, sheds, mayan for his fingers, and toys, and the now iconic inner coffin and mask। मतलब अंदर से वो कॉफिन था, वो मास्क था, वो सब का सब प्योर गोल्ड का था। तो मतलब आप सब ये सोच सकते हो कि वो कितना ज़्यादा गोल्ड के साथ उन सब चीज़ों को दफनाया गया था, और इसलिए ही उस टॉम की 1922 के अंदर खोज हो रही थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम इट्स एडॉर्नमेंट्स, एंड टेट को इन सभी चीज़ों से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड। उन्होंने जो ममी थी उसका हेड हटा दिया था। एंड सेवरेड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ तरह से मतलब अलग किया था उन सब चीज़ों को, मेजर जॉइंट को अलग करने के लिए गोल्ड को उससे। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। सारा का सारा सामान लेने के बाद उन्होंने क्या किया, जो भी उनका बचा कुचा सामान था उसको रीअसेंबल कर दिया, दोबारा से वैसे ही करने की कोशिश की जैसे कि वो पहले था। इन अ वुडन बॉक्स, उस वुडन बॉक्स में विद पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, ताकि उसमें मिट्टी से उसको कवर कर दिया, उसकी पैडिंग कर दी ताकि जो वो डैमेज था वो थोड़ा सा कम लगे। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, जहाँ पे जो वो टट है वो अभी रेस्ट कर रहा था, इस सारा का सारा सामान क्या लगे, बहुत ज़्यादा कम लगे। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी आज की वीडियो है अभी हम इसके अंदर इतना ही करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सो आई होप आपको अभी तक का चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बट इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। हैव ए लवली डे।